हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुजीत आप सभी का अपने चैनल पढ़ाई हेल्पर पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम का मैथ का सेकंड चैप्टर करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने फर्स्ट चैप्टर को कवर किया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप वहां जाकर देखिए। फ्रेंड्स, आज हम बेसिक इंट्रो की बात करेंगे, यानी बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे जो इस चैप्टर से रिलेटेड हैं। और ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट होंगे, अगर आप इन सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं तो आपको कहीं ना कहीं 2 से 3 मार्क्स आपके नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम में पक्के हो जाते हैं। इस चैप्टर से आप एक भी क्वेश्चन गलत ना करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, हम पहले इसमें बात करेंगे होल नंबर के बारे में, फिर फंडामेंटल ऑपरेशंस कुछ होती हैं जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इनकी हम बात करेंगे। ठीक, जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं उनको हम हिंदी में भी समझाएंगे। ठीक, उसके बाद जीरो को आइडेंटिटी एलिमेंट्स ऑफ एडिशन क्यों कहा जाता है, 1 को आइडेंटिटी एलिमेंट्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्यों कहा जाता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके आगे क्लासेस में भी काम आता है। उसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, जीरो की कुछ प्रॉपर्टी बताएंगे, 1 की कुछ प्रॉपर्टी बताएंगे। उसके डिविजिबिलिटी का जो टेस्ट होता है कि 2 से कब नंबर डिवाइड होती है, 3 से कब होती है, 4 से कब होती है, 5 से कब होती है, 7 से कब होती है। कुछ नंबर को हम देख के कैसे बता सकते हैं कि संख्या 2, 3, 4, 5, 6 किससे डिविजिबल है। उसके बाद हम यूनिट डिजिट बताएंगे। अगर हमारे पास कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन दिया है तो उसको यूनिट डिजिट क्या होगा कैसे बताएंगे। सो फ्रेंड्स, चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज होल नंबर। पहला देखते हैं होल नंबर क्या होती है। ठीक, देखो होल नंबर सबसे पहले तो आप जानते हो नेचुरल नंबर क्या होती है। ठीक ना, ऑल काउंटिंग पहले तो सबसे पहले आप जानते हो ना नेचुरल नंबर। व्हाट इज नेचुरल नंबर? नेचुरल नंबर, पहले नेचुरल नंबर आपको पता होना चाहिए। नेचुरल नंबर जानते हो। ऑल काउंटिंग नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर, काउंटिंग नंबर, नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। ठीक, नेचुरल नंबर ये स्टार्ट किससे होती है? 1 से, और कहाँ तक जाती है इसका कोई लास्ट पॉइंट नहीं मिलता, यानी इनफाइनाइट तक जाती है। ठीक, तो जो काउंटिंग नंबर होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या हिंदी में कहते हैं। जो बच्चे यूपी बोर्ड के हैं, प्राकृतिक संख्या। ठीक ना, तो प्राकृतिक संख्या वो संख्या होती हैं जो 1 से शुरू होती हैं और कभी खत्म नहीं होती है। लेकिन हमें क्या बात करना है? होल नंबर। क्या बात करना है हम लोगों को? यहाँ पे हम लोग बात करेंगे होल नंबर। होल नंबर क्या होती है? जब प्राकृतिक संख्या में, ठीक ना, जब प्राकृतिक संख्याओं के कॉम्बिनेशन में हम जीरो को ऐड कर देते हैं तो वो क्या बन जाती है? होल नंबर बन जाती है। क्या बन जाती है? होल नंबर। ठीक, व्हेन देखो, व्हेन वी इंक्लूड जीरो इन नेचुरल नंबर, ठीक ना, तो उसको आप क्या कहते हो? होल नंबर। ठीक, तो देखो स्मॉलेस्ट होल नंबर आपसे कोई पूछता है तो क्या बताओगे? स्मॉलेस्ट होल नंबर कोई पूछेगा तो क्या बताओगे? पेपर में पूछता है होल नंबर क्या होता है। स्मॉलेस्ट होल नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जीरो आपसे पूछता है पेपर में। स्मॉलेस्ट होल नंबर माने सबसे छोटी पूर्ण संख्या। हिंदी में क्या पूछेगा? सबसे छोटी पूर्ण संख्या। छोटी पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या तो क्या बताओगे? जीरो। अगर पूछेगा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या तो क्या बताओगे? छोटी प्राकृतिक संख्या तो क्या बताओगे? क्या बताओगे? 1। क्या बताओगे? 1। ठीक, सबसे बड़ी पूछेगा तो बताओ सबसे बड़ी, बताओ हमारे पास कोई भी एक संख्या है, जैसे हम मान लो तुम 1 लाख बोल दे, उसमें 1 ऐड कर दिया, आगे बढ़ देगा, तो सबसे बड़ी संख्या पॉसिबल नहीं होती है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ये पॉसिबल नहीं है। ठीक, नॉट पॉसिबल। ठीक ना, वही आपसे कोई पूछेगा सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, नॉट पॉसिबल। ठीक, पॉसिबल ही नहीं है, इनफाइनाइट तक जाते हैं। ठीक ना, अगर आप कुछ भी बताते हो उसमें 1 ऐड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा? उससे 1 ज़्यादा हो जाएगा, यानी सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या पॉसिबल नहीं है। अगर आपसे कोई पूछेगा सबसे छोटी नेचुरल नंबर 1, सबसे छोटी होल नंबर 0। ठीक, तो हम समझ गए होल नंबर क्या होती है कि जब नेचुरल नंबर में जीरो को डाल दिया जाता है, जीरो को इंक्लूड कर दिया जाता है तो वो बन जाती है होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। समझ गए? समझ गए? अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो आप पर्टिकुलर आप हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, हम आपको अलग से समझाएंगे। उसके बाद फंडामेंटल ऑपरेशन, देखो कुछ ऐसी मैथमेटिकल ऑपरेशंस होता है जो क्या करती हैं? 2 या 2 से अधिक नंबर फॉलो करती हैं। जैसे देखो हम सिंपली से सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक ना, इस वाली प्रॉपर्टी को सबसे पहले डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम क्लोजर पाएंगे। कम्यूटेटिव को हिंदी में कहते हैं क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम। ठीक ना, क्रम विनिमय नियम का मतलब होता है कि अगर 2 संख्याएं हैं, जैसे 2 है और 3 है, इन दोनों को ऐड करोगे तो 5 ही आएगा।
अगर इनका क्रम बदल देते हो, 3 को यहाँ लाते हो, 2 के यहाँ लाते हो, देखो 3 + 2 फिर भी क्या आता है, 5 आता है। यानी क्रम विनिमय यानी क्रम बदलने पे कोई अंतर नहीं पड़ता है। ठीक, अगर देखो 2 × 3 करते हो 6 आता है, तो बताओ 3 × 2 करोगे तो 6 आएगा। तो कोई अंतर पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है। तो ठीक, आप देख रहे हो ये एडिशन है, ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। ठीक, लेकिन एक बात देखो, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पे तो कम्यूटेटिव लॉ क्रम विनिमय नियम फॉलो हो रहा है, यानी क्रम बदलने पे हमारे पास जो आंसर है सेम ही आ रहा है। ठीक ना, देखो क्रम बदले इसका सेम आया, इनका भी क्रम बदले सेम आया, कोई अंतर नहीं हुआ। तो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन फॉलो कम्यूटेटिव लॉ, ये एक बात याद रखना, पूछता है पेपर में, मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन, ADDITIN एडिशन फॉलो कम्यूटेटिव लॉ, यानी ये क्रम विनिमय नियम फॉलो किए। लेकिन एक बात देखो, क्या कम्यूटेटिव लॉ सब्ट्रैक्शन और डिवीजन फॉलो करता है, इसको भी देखते हैं। जैसे देखो 3 - 2 किए तो 1 आया, लेकिन क्या 2 - 3 करेंगे तो 1 आएगा, नहीं ना आएगा। तो कम्यूटेटिव लॉ सब्ट्रैक्शन फॉलो नहीं कर रहा है। जैसे देखो 6 डिवीजन 3 करेंगे तो 2 आएगा, तो क्या 3 डिवीजन 6 करेंगे तो 2 नहीं ना आएगा 2, तो ये भी क्या करता है, फॉलो नहीं करता है। ठीक ना, तो कम्यूटेटिव लॉ यहाँ से लिखो COMMUTATIV, कम्यूटेटिव लॉ डज नॉट फॉलो on division and subtraction और डिवीजन पे ये आपका जो होता है कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता है। ठीक, तो हमने एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली, ऑपरेशन 4 ऑपरेशन है, फंडामेंटल 4 ऑपरेशन है, उसमें से हमने एक पढ़ लिया क्या, कम्यूटेटिव लॉ। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या ये दोनों प्रॉपर्टी बिल्कुल याद रखना, आपके एग्जाम में से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, कम्यूटेटिव लॉ विच लॉ फॉलो, ठीक ना, तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पे फॉलो करेगा, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन पे फॉलो नहीं करेगा। ये बात आपको याद रहनी चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे, पहला जो हमने लिखा है क्लोजर प्रॉपर्टी। आखिर क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? ठीक, इसको देखो, क्लोजर में क्या होता है, 2 अलग अलग अंक होगा, उनको ऐड करने पे, सब्ट्रैक्ट करने पे, उसका क्रम भी बदलने पे हमारे पास क्या आना चाहिए, सेम रिजल्ट आना चाहिए। जैसे हमारे पास क्या होता है, एडिशन करते हैं 2 + 3 क्या आता है, 5 आता है। 2 × 3 करते हैं क्या आता है, 6 आता है। तो ये आपकी क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी है। क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी है। क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी है। समझ रहे हैं इसको? ठीक, तो अगर ऐसा देता है 2 + 3 क्या है, कि 2 + 3 = 5, यानी 2 चीज़ों को जोड़ के एक छोटा बना रहा है, तो इसको बताओगे क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक, उसके बाद अगर हम देखते हैं तीसरा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो ये 3 चीज़ों के साथ वैलिड होता है। जैसे 1 + 2 + 3 करें, ठीक ना, तो या करोगे 1 + 2 + 3 5 ऐड करोगे तो इनको करोगे 6। ठीक, या क्या करोगे, इनके साथ कुछ भी तो कर सकते हो ना, 1 + 2 एक साथ ले सकते हो +3। ठीक, कोई अंतर होगा, 3 + 3 यहाँ पे भी कितना आएगा, ऐसे भी ऐड करोगे तो कितना आता है, 6, कोई अंतर नहीं आता है। ठीक, वैसे अगर मान लो करते हैं 1 × 2 × 3 = 1 × 2 × 3। ठीक, तो सबसे पहले इसको करोगे तो 6 में 1 से करोगे 6, यहाँ पे भी कितना आएगा 2, और फिर ये करोगे 6, कोई अंतर नहीं आ रहा है। देख रहे हो ना, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या कर रहे हैं, पहले इन दोनों को एक साथ ऐड कर दिए यहाँ पे। ठीक, उसके बाद इसको ऐड कर दिए। ठीक, पहले इन दोनों को ऐड करने के बाद इसके साथ ऐड कर दिए, लेकिन इसके में हमने क्या किया, इसके प्लेस को चेंज कर दिया। अब इन दोनों को एक साथ ब्रैकेट में ले लिया। ठीक, इनको एक साथ ऐड कर दिया। ठीक, 2 1 3, और फिर बाद में हमने ऐड किया, कोई अंतर, रिजल्ट में कोई अंतर नहीं आया। ठीक, यहाँ पे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई किया, 6 आया। ठीक, अब यहाँ पे हमने क्या किया, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई किया। ठीक, उसके बाद हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट में कोई अंतर नहीं आया। तो हम यहाँ पे देखो, एसोसिएटिव लॉ जनरली 3 डिजिट के साथ होता है। ठीक, यहाँ पे भी थोड़ा अंक का रिप्लेसमेंट होता है। जैसे 2 2 का जोड़ा बना के पहले इन दोनों को ऐड किया, फिर एक अकेले छोड़ा, फिर दूसरी कंडीशन में क्या किया, दूसरे इस वाले को इसके साथ शिफ्ट किया।
ठीक, पर रिजल्ट में कोई अंतर नहीं आता है। ठीक, तो एसोसिएटिव लॉ भी क्या करता है आपको, एसोसिएटिव लॉ फॉलो एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन फॉलो ओवर माने एडिशन और मल्टीप्लिकेशन को ये फॉलो करता है। ठीक, लेकिन देखो वही अगर हम देख रहे हैं, ठीक ना, एसोसिएटिव लॉ एडिशन पे और ये मल्टीप्लिकेशन पे फॉलो करता है, यानी सेम रिजल्ट देता है। लेकिन देखो एक बात देखो यहाँ पे, जैसे हम लोग कर दिए 1 + 3 - 2 इक्वल टू, अब बताओ 1 + 3 प्लस ब्रैकेट में -2, अब बताओ इन 3 में से 2 जाएगा 1, कितना होगा, 3 में से 2 जगह 1, 1 + 1 कितना आएगा 2। लेकिन यहाँ पे देखो क्या होगा, 4 - 2, ये कितना आएगा 3 1 4, 4 - 2। लेकिन ऐसा नहीं, ये दोनों क्या माइनस करो, यहाँ पे भी पूरा माइनस करो। ठीक, तो आप फाइनली पाओगे 3 में से 2 गया 1, 1 1 0। यहाँ पे देखो 1 माइनस का, ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 3 - 2, तो ये हो जाएगा 1 - 5 -4। तो देखो एसोसिएटिव लॉ क्या करता है, तुम्हारा सब्ट्रैक्शन और डिवीजन पे फॉलो नहीं करता है। ठीक, एसोसिएटिव लॉ भी तुम्हारा सब्ट्रैक्शन और डिवीजन पे फॉलो नहीं करता है। ठीक, और आपका जो कम्यूटेटिव लॉ भी था वो सब्ट्रैक्शन और डिवीजन पे फॉलो नहीं करता है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या पढ़ते हैं, लास्ट वाली जो प्रॉपर्टी हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, इसको हम लोग समझते हैं आखिर होती क्या है। ठीक, अब देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जनरली कुछ होता नहीं है, सिंपल सा है। ठीक ना, अगर देखो ऐसा करते हैं, जैसे हमारे पास कोई अंक है 7 + 5, इसमें हमने क्या किया है 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, 2 के साथ 7 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, प्लस 2 का 5 से मल्टीप्लाई कर देते हो। तो इसको क्या करें, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, यानी अलग अलग 2 भागों में बांट रहे हैं, यही होता है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक ना, तो 2 7 जा 7 2 जा 14 प्लस 5 2 जा 20, ये आपका होगा 24। इसको या तो ऐड कर दो 12 हो जाएगा, 12 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे 24, कोई अंतर नहीं आया। ठीक, 5 × का यहाँ पे हो जाएगा 6 + 8, तो इसको क्या लिखते हैं 5 × का 6 प्लस का 5 × का 8, तो ये आपका 30 प्लस का 40, तो ये आपका हो जाता 70। यहाँ से अगर करते तो 8 6 14, 14 में 5 से करते 70। तो डिस्ट्रीब्यूटिव समझ रहे हो ना, इसको क्या करना है, दो भागों में क्या करना है, बांटना होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना। ठीक, तो आपने ये चारों जो ऑपरेशन थे इसका बेसिक इंट्रो हमने समझ लिया, बेसिक कॉन्सेप्ट इन चारों का समझ लिया। ठीक ना, क्लोजर में 2 चीज़ों को जोड़ के एक किया जा रहा था, कम्यूटेटिव में क्रम बदला जा रहा था, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है 3 चीज़ों के साथ वैलिड थी, 3 डिजिट था, 2 की ग्रुपिंग कर रहे थे। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में देख लिया हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब देखो आगे हमारे पास ये अगला कंसेप्ट लिखा, 0 इज आइडेंटिटी एलिमेंट्स ऑफ एडिशन। देखो आइडेंटिटी एलिमेंट्स क्यों कहा जाता है 0 के एडिशन का। देखो अगर 0 को किसी भी संख्या में बात करते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो 0 को किसी भी संख्या में ऐड करो तो क्या आता है, वही संख्या आती है, या 0 को किसी भी संख्या में अगर सब्ट्रैक्ट करो तो वही संख्या आती है, चाहे वो कुछ भी हो। ठीक ना, 6 ही आएगा, या 6 - 0 माइनस करो सब्ट्रैक्ट करो, 0 का कोई अंतर नहीं पड़ता है। यानी 0 जो होता है किसी भी संख्या के साथ वो संख्या में कोई चेंजमेंट नहीं करता है, जो संख्या होती है वही रिजल्ट देता है। इस वजह से हम 0 को आइडेंटिटी एलिमेंट्स ऑफ एडिशन कहते हैं। समझ गए, 0 को क्यों कहते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट्स ऑफ एडिशन, क्योंकि 0 को किसी भी संख्या के साथ अगर ऐड करे सब्ट्रैक्ट करे तो वो क्या देता है, वो सेम संख्या ही देगा। क्या दे देगा, सेम संख्या ही रिजल्ट में देगा। इस वजह से हम 0 को क्या कहते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट्स ऑफ ए। ठीक, तो समझ गए आप क्यों कहा जाता है 0 को। ठीक, अब अगला बात दिया है 1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्यों कहा जाता है मल्टीप्लिकेशन का 1 को आइडेंटिटी एलिमेंट्स, देखो क्योंकि 1 को किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई अंतर नहीं आता है, वही संख्या आती है। ठीक ना, 0 में अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे 0 ही देगा, 376 है इसमें 1 से मल्टीप्लाई करोगे 376 ही आएगा। अगर माइनस का 376 है इसमें भी 1 से मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 376। यानी आप फाइनली देख रहे हो कि 1 से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो जो संख्या है अपनी आइडेंटिटी यानी अपनी पहचान नहीं बदल रही है। ठीक ना, इस वजह से हम 1 को क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन का आइडेंटिटी नंबर कहते हैं। वहीं 0 को किसी संख्या में ऐड कर रहे थे तो वो नंबर पर्टिकुलर नंबर अपना आइडेंटिटी यानी अपनी पहचान नहीं बदल रही थी, अपना जो होता था वही रहता था। इस वजह से हम 0 को क्या कहते थे, 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट्स ऑफ एडिशन। ठीक, समझ गए दोनों बात क्यों कहा जाता है।
अब आगे हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। जीरो की बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है। देखो पहली प्रॉपर्टी, जीरो को किसी संख्या में ऐड करोगे तो कोई अंतर नहीं आएगा। दूसरी प्रॉपर्टी, जीरो को किसी संख्या में मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो हो जाएगा। तीसरी प्रॉपर्टी, किसी भी संख्या का पावर जीरो होगा तो उसका मान 1 कर देगा। ठीक, तो यहाँ पे हमने 3 प्रॉपर्टी पढ़ा। अगर किसी भी संख्या में जीरो को ऐड करते हैं तो वो संख्या की वैल्यू चेंज नहीं होती है। अगर किसी भी संख्या में जीरो का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो संख्या को जीरो कर देता है। अगर किसी भी संख्या का पावर, ठीक ना, माइनस का भी कोई नंबर हो, इसका पावर अगर जीरो होता है तो 1 हो जाता है। कोई कितना भी बड़ा मैथमेटिकल ऑपरेशन हो, समझ रहे हो ना, +8y माइनस का 2x, इसका होल का पावर अगर जीरो आ गया, अंदर कुछ भी हो इससे कोई मतलब नहीं, इसका मान क्या कर देता है, अगर किसी का पावर जीरो हो गया तो उसका मान क्या कर देता है, 1 कर देता है। तो हम 3 चीज़ें पढ़े, 3 को पढ़े इसका जीरो की प्रॉपर्टी। अगर किसी भी संख्या में जीरो को ऐड करते हैं तो वो संख्या में कोई चेंजमेंट नहीं होता है। दूसरा, अगर किसी भी संख्या में जीरो से मल्टीप्लाई कर दे तो उसका मान जीरो हो जाता है, चाहे वो कोई भी संख्या हो, कुछ भी हो। अगर किसी भी संख्या का पावर जीरो होता है तो उसका मान क्या आता है, 1 आता है। तो ये जीरो की क्या है, प्रॉपर्टी है। ठीक, आगे हम बात करेंगे अब 1 की प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक, तो इन तीनों बातों को आप अपनी भाषा में लिख सकते हो कि जीरो की प्रॉपर्टी होती है भैया, जीरो को अगर किसी संख्या के साथ ऐड करेंगे तो वो अपनी संख्या आइडेंटिटी नहीं बदलेगी। अगर जीरो से किसी संख्या में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो संख्या जीरो कर देगा। और कोई कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर उसका पावर जीरो हो गया तो उसका मान 1 हो जाएगा। उसके बाद अब हम आगे बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ 1। 1 की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने देखा 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी किसी भी संख्या में अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो अपनी आइडेंटिटी नहीं खोता है, अपनी पहचान नहीं खोता है, यानी मतलब वो अपनी जो वैल्यू होती है वो वैल्यू ही आती है। तो ये तो समझ गए कि 1 की प्रॉपर्टी होती है कि भैया उससे किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करो, चाहे वो माइनस की हो, वो अपना आइडेंटिटी नहीं बदलेगा, वही देगा। ठीक, दूसरी प्रॉपर्टी है, देखो भाई अगर 1 का पावर कुछ भी हो, किसी भी संख्या का पावर अगर 1 हो तो वो क्या आएगा, वो संख्या ही देगा। तीसरी प्रॉपर्टी 1 की होती है, अगर 1 के पावर कुछ भी कर दो इसका मान क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पे आप 3 चीज़ें, 3 प्रॉपर्टी ऑफ 1 के बारे में पढ़ लिए कि देखो किसी भी संख्या में अगर 1 से मल्टीप्लाई करो तो अपना आइडेंटिटी नहीं खोता है, इसलिए 1 को हम कहते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। दूसरी बात, अगर किसी भी संख्या को, किसी भी संख्या का पावर 1 हो, ठीक ना, तो उस संख्या का वैल्यू चेंज नहीं होता है। अगर 1 का पावर कोई कितनी भी बड़ी संख्या हो तो उसका मान क्या आता है, 1 ही आता है। ठीक, तो ये तुम्हारी रही 1 की प्रॉपर्टी। उसके बाद हम बात करेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट और यूनिट डिजिट, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डिविजिबिलिटी का। इससे क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आते हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे फ्रेंड्स। तो आपको डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पढ़ना है, एक एक को पढ़ना है अच्छे से। तो देखो हम लोग पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे हम लोग बाई टू। देखो किसी भी संख्या के when any number have unit place 0 2 4 6 8, ठीक ना, अगर किसी भी संख्या के यूनिट प्लेस पे या तो 0 आ जाए या 2 आ जाए या 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, तो वो संख्या क्या होती है, 2 से डिवाइड होती हैं। ठीक ना, समझ गया ना, 7 6 8 0 1 0, ठीक, 7 6 2 4। तो देख रहे हैं ना, यहाँ 4 आ रहा है, यहाँ 0 आ रहा है, यहाँ भी 0 आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है, या डबल 0 भी आ जाएगा फिर भी डिवाइड होगा। ठीक ना, तो अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 0 आए, 2 आए, 4 आए, 6 आए, 8 आए, वो संख्या 2 से क्या होती है, डिवाइड होती हैं। ठीक, बाई 3 से अगर देखोगे तो when any sum of digit of any number is divided by 3, then that number must be divided by 3, यानी 3 से डिविजन के लिए क्या होता है, देखो यहाँ पे समझो, जैसे 2 3 6 1,
ठीक, अगर ये हमसे पूछे कि ये संख्या डिवाइड है कि नहीं, तो इस संख्या के सारे डिजिट को ऐड करो, 2 + 3 + 6 + 1 कितना होगा, 3 2 5 6 5 11 1 12। इस किसी भी दी हुई संख्या को अगर पता करना है कि वो 3 से डिवाइड होगी कि नहीं, कटेगी कि नहीं, तो तुम सारे उस संख्या के सारे डिजिट को ऐड कर लेना। अगर वो डिजिट 3 से कटता है तो वो संख्या जरूर कटेगी। तो देखो अगर ये 3 से डिवाइड करोगे तो 4 बार में कटेगा, तो ये संख्या 3 से जरूर कटेगी। ठीक, 7 6 8 5 2, 5 2 7 8 7 15 6 21 21 7 28 28 आ रहा है ना, तो ये संख्या नहीं कटेगी। तो 3 से डिविजिबल का रूल यही होता है दोस्त, क्या करते हैं उस संख्या के सारे डिजिट को ऐड करते हैं। अगर उस संख्या का डिजिट का योग अगर 3 से कटता है तो वो संख्या 3 से जरूर कटती है, अगर नहीं कटता है तो नहीं कटती है। देखिए आपसे कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि आप यहाँ पे सेन 6 यहाँ पे कोई एक अंक भरो ताकि ये किससे कट जाए, बाई 3 से कट जाए। तो आप वही करते हो, 7 + x प्लस ये बॉक्स छोड़ देते हो, प्लस 8 + 2 सबको ऐड करो, 7 6 13 8 21 21 2 23, 23 आया। यहाँ पे अगर 1 भी रख देते हो तो कट जाएगा ना, 23 से 24 भी कट जाता है। ठीक, अगर 23 आया है प्लस 4 भी रखोगे तो 27 पे कट जाएगा। तो समझ रहे हो, यहाँ पे 1 भी भर सकते हो, 4 भी भर सकते हो। ठीक, और 27 या 33 भी आता है ना, 6 भी भर सकते हो। ठीक, तो तुम्हारे पे डिपेंड करता है ऑप्शन पे कौन सा क्वेश्चन दिया है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछता है, खाली स्थान दे देता है आपके एग्जाम में, अब पूछता है कि यहाँ पे हम कौन सा डिजिट भरे ताकि वो 3 से कट जाए। तो आप क्या करोगे, उस संख्या का ऐसे एक एक डिजिट का सम निकालोगे, फिर सम को देखोगे उस सम में किस चीज़ की कमी आ रही है, कितना हम ऐड करें ताकि वो 3 से कट जाए। ठीक, तो ऐसे हम करते हैं। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 4 5 6। अब देखो 4 से कब संख्या कब डिवाइड होती है, देखो जब किसी भी संख्या का लास्ट के 2 अंक अगर 4 से डिवाइड होते हैं तो वो संख्या किससे डिवाइड होती है, 4 से डिवाइड होता है। 4 से डिविजिबल का रूल यही कहता है कि अगर किसी भी दी हुई संख्या के लास्ट के 2 अंक अगर 4 से कटते हैं तो वो संख्या क्या होती है, 4 से कट जाती है। तो आप देख रहे हैं 24 कट रहा है ना, तो ये संख्या 4 से पूरा पूरा कट जाएगी। आप कटा के देखिएगा। ठीक, अगर हम इसको कटाएंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबी होगी, इस वजह से नहीं कटा रहे हैं। देखो 2 3 7 6, ठीक 8, यहाँ पे देख रहे हो ना 68 कट जाएगा ना, 4 से कट जाएगा 17 बार में, तो ये भी संख्या क्या हो जाएगी, 4 से कट जाएगी। या देखो किसी भी संख्या के लास्ट के 2 अंक क्या हो जाते हैं, 0 आ जाते हैं। 2 अंक अगर 0 होंगे, 3 अंक 0 होंगे, ठीक ना, यानी 2 अंक 0 आ जाए, 3 गो अंक 0 आ जाए या 4 गो अंक 0 आ जाए, ठीक ना, तो ये संख्या क्या होती है आपकी, 4 से कट जाती है। ठीक ना, 4 से कट जाती है, समझे। ठीक, अगर किसी संख्या पे, किसी संख्या के लास्ट में 2 मैंने 1 पे नहीं, 1 से अधिक 0 होना चाहिए। ठीक, ठीक ना, 2 0 आ जाए, 3 0 आ जाए, 4 0 आ जाए, ऐसे आ जाए तो हो जाए। ठीक, अगर आप कहेंगे 20 पे 1 0 है तो सर ये देखिए दोनों अंक ही कट जा रहे हैं ना। ठीक, तो हमें लास्ट में 2 0 दोनों अंक 0 0 मिल जाए या 3 अंक 0 0 मिल जाए तो सारी संख्या क्या होती है, 4 से कटती हैं। 5 से कटने का रूल होता है कि यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए, यूनिट प्लेस पे अंक क्या होना चाहिए, 0 हो या 5 हो। ठीक, अगर जैसे 1 2 0 0 है या 7 6 5 है, 8 6 5 5 5 है, ठीक ना, या 2 6 8 0 5 है, ठीक ना, या 7 6 0 है। तो या किसी भी संख्या के लास्ट में जब 0 आता है या 5 आता है तो वो संख्या किससे कटती है, 5 से कटती है। अब देखो बाई 6 अगर तुमसे बोलता है कि 6 से कब संख्या कटती है, तो देखो जो संख्या 2 और 3 दोनों से कटती है ना, जो संख्या 2 और 3 यानी 2 से डिवीजन का रूल पता है कि लास्ट में 0 आना चाहिए, 2 आना चाहिए, 4 आना चाहिए, 6 आना चाहिए, 8 आना चाहिए, और 3 से डिवीजन का पता है कि संख्या को जोड़ो। ठीक, तो अगर वो संख्या 2 और 3 दोनों से कटती है तो वो संख्या किससे कटेगी, 6 से कटेगी। जैसे 1 2 3 6, जैसे 1 ऐड करोगे 2 1 3 3 3 6 6 6 12 12 3 से कटेगा। अगर यूनिट प्लेस पे 6 है तो ये 2 से भी कटेगा, तो ये संख्या किससे कटेगी, 6 से भी कटेगी। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं बाई 7 से नहीं 8 से बात करते हैं। तो देखो 8 के लिए हम लास्ट के 3 अंक देखते हैं, कितना अंक देखते हैं, 3 अंक देखते हैं। लास्ट के 3 अंक अगर 8 से कटते हैं तो वो संख्या 8 से कटती है, अगर नहीं कटते हैं तो वो संख्या 8 से नहीं कटती है। या लास्ट के 3 गो अंक का होना चाहिए, 0 होना चाहिए। लास्ट के 3 गो अंक 0 रहेगा तो वो संख्या मस्ट है कि 8 से कटेगी। ठीक, तो 8 से डिविजिबल का रूल यही होता है कि हम लास्ट के 3 अंक को देखते हैं, अगर ये कटता है 8 7 56 6, ये नहीं कटेगा। ठीक, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ठीक ना, कोई एक ऐसा अंक, कोई भी बड़ा अंक हो, ठीक ना, उसके हम लास्ट के बस 3 अंक देखते हैं, अगर 3 अंक ये कटता है तो ये पूरी संख्या कट जाती है। तो आपसे एग्जाम में पूछता है तो आप पूरी संख्या को ना डिवाइड देके लास्ट के 3 अंक को डिवाइड दीजिए। ठीक, उसके बाद देखिए हमसे बोलता है 9 का डिवीजन का रूल क्या होता है।
9 का डिविजन का रूल क्या होता है, बाई 9। 9 में देखो क्या होता है, जैसे 2 6 5 4 8, जैसे हम 3 के लिए सारी संख्या को ऐड करते हैं, वैसे भी 9 में भी क्या होता है कि सारी संख्याओं का सम, ठीक ना, कोई संख्या दिया हुआ है उसमें सारे डिजिट का सम, सारे अंक का सम 8 से कटना चाहिए। 2 + 6 + 5 + 4 + 8 ऐड करोगे कितना, 8 4 12 5 17 6 23 23 2 25, नहीं कट रहा है ना, तो 9 से कटेगा नहीं, तो ये संख्या 9 से नहीं कटेगी। ठीक, अगर 3, ठीक, अगर ऐसी संख्या है, देख रहे हो 6 2 8 8 7 15 3 18 18 आ रहा है ऐड करने पे, तो 9 से कट रहा है, 9 2 18, तो ये संख्या आपकी 9 से कटेगी। तो 9 से डिवीजन का रूल आपके पास साफ साफ है कि अगर सारी संख्याओं को जो भी संख्या दी है उसके सारे डिजिट को ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद अगर वो संख्या 9 से कटती है तो कटेगी, अगर नहीं कटती है तो वो संख्या नहीं कटेगी। ठीक, बाई 10 से जानते हैं ना, यूनिट प्लेस पे क्या आना चाहिए, यूनिट प्लेस पे 0 आना चाहिए। यूनिट प्लेस पे मस्ट क्या आना चाहिए, मस्ट है क्या आना चाहिए, 0। अगर एक 0 आता है तो वो संख्या 10 से कटेगी। ठीक, 1 0 आए, 2 0 आए, 3 0 आए, माने 0 आना चाहिए। 0 कम से कम 1 से ज़्यादा होना चाहिए, अगर आता है तो कटेगी, नहीं आता है तो नहीं कटेगी। ठीक, तो जैसे 1 0 7 6 8 0, ठीक ना, 7 6 5 0 0, ठीक, तो ये 0 आना चाहिए। 0 आएगा तो वो कटेगा, नहीं आएगा तो नहीं कटेगा। उसके बाद हम देखते हैं बाई 11। 11 से संख्याएं कब कटती है, बाई 11। जैसे हमारे पास कोई भी नंबर है, ठीक ना, तो 11 से रूल होता है, हम सारी संख्याओं को पहले नंबरिंग कर लेते हैं। ठीक, तो इसमें जो संख्या ऑड स्थान पे होती है, जैसे ये ऑड पे है 1, ये 3 नंबर ऑड है, 5 नंबर पे जो संख्या है ऑड है। ठीक, तो जो संख्या ऑड पे है इनका सम कर लेते हैं, और जो संख्या इवन पे है उनका सम कर लेते हैं। ठीक, तो आप देख सकते हैं दूसरे स्थान पे 6 है, और ये आपका देख सकते हैं आपका ये चौथे स्थान पे 5 है, और ये आपका छठे स्थान पे 8 है। इनका सम करो, 8 6 14 7 21, 8 6 14 5 21, 21 21 आया, 21 - 21 करोगे तो क्या होगा, 0। तो बोलता है 11 का डिवीजन का रूल कि अगर सम संख्याओं पे जो अंक है और विषम संख्याओं पे जो अंक है उनका सम का डिफरेंस अगर 0 आता है या 11 से कटता है तो वो संख्या किससे कट जाती है, 11 से कट जाती है। तो ये जो संख्या है आपकी 11 से बिल्कुल ही कट जाएगी। ठीक, इसके बाद अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करते हैं, कभी कोई संख्या कब कटती है 11 से, 7 से, 13 से, उसके हम कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट देखते हैं जो आपको देख के तुरंत एग्जाम में टिक लगा देना है। तो आप देखिए, आपको जो ना समझ में आया हुआ वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। देखो, अगर कोई संख्या है उसको हम लगातार 6 बार लिख देते हैं। ठीक, कितनी बार, अगर कोई संख्या है उसको हम लगातार कितनी बार, 6 बार लिखते हैं, 6 टाइम लिखते हैं। ठीक ना, तो ये जो संख्या होती है 7 से 1100 और 13 से, इन तीनों संख्या से कटती है। कितने संख्या से कटती है, 7 से भी कटेगी, 11 से भी कटेगी और 13 से भी कटेगी। किसी भी डिजिट का अगर रिपीटेशन आपका 6 बार हो जाता है तो वो संख्या आपकी इन तीनों अंक से कटती है, 3 3 6। ठीक, अगर 7 से 11 से और 13 से डिवीजन का रूल यही कहता है कि अगर कोई संख्या 6 बार रिपीट होती है, कोई भी संख्या हो, तो संख्या 7 से भी कटती है, 11 से भी कटती है और 13 से भी कटती है। तो कभी कभी आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन दे देगा और बोलेगा कि साहब आपको बताना है कौन सी संख्या 13 से कट रही है। ठीक, तो आप फिर ऑप्शन को डिवाइड करने लगेंगे, तो वो नहीं करना है। अगर आपके ऑप्शन में साफ साफ दिख रहा है कि भैया इस डिजिट को 6 बार रिपीट किया है, तो आप सिंपली टिक लगा दो। ठीक, तो आप समझ गए, कोई संख्या अगर 6 बार रिपीट करती है, 6 टाइम रिपीट होने पर, ठीक, 6 टाइम रिपीट होने पे वो संख्या 7 से भी कटती है, 11 से भी कटती है, 13 से भी डिवाइड होगी, डिवाइड होगी। इस बात को याद रखना है। ठीक, उसके बाद हम दूसरा फैक्ट देखते हैं क्या होता है। ठीक, अगर देखो कोई भी संख्या हो, अगर उसमें 2 डिजिट क्या होते हैं, जैसे 1 2 1 2 1 2, ये 3 बार रिपीट हो जाते हैं, जैसे 2 6 2 6 2 6, जैसे 7 5 7 5 7 5, ऐसे अगर रिपीट होते हैं तो ये संख्या 7 से भी कटती है और 13 से भी कटती है। यानी किसी भी दी हुई संख्या में 2 अंक अगर बार बार 3 बार रिपीट होते हैं, कितनी बार, 3 बार। ठीक ना, बस 3 बार रिपीट होते हैं तो वो संख्या 7 और 13 से कटती है। इस फैक्ट को भी आपको क्या करना है, याद रखना है। अगर कोई भी दी हुई संख्या, ठीक ना, अगर 2 बार रिपीट होती है, 2 संख्या 3 बार रिपीट होती है, जैसे 1 2 एक बार आया, 1 2 एक बार और आया, 1 2, माने 3 बार रिपीट होना चाहिए 2 अंक। ठीक, इसमें भी 3 बार रिपीट हो रहा है इसमें, तो वो संख्या 7 और 13 से दोनों से कटती है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं हम।
ठीक, अगर देखो कोई संख्या 3 डिजिट की बनी हुई है 1 2 3 1 2 3, तो ये जो संख्या होगी 7 से भी कटेगी, 11 से भी कटेगी, 13 से भी कटेगी। जैसे 2 3 5 2 3 5, जैसे 6 7 5 6 7 5, यानी देख रहे हैं ना 3 डिजिट है और 3 डिजिट कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 बार। तो ऐसी संख्या 7 से भी कटती है, 11 से भी कटती है, 13 से भी कटती हैं। ठीक, और तो फ्रेंड्स अब इस वीडियो को हम लास्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे, यूनिट डिजिट। क्या डिस्कस करेंगे? यूनिट डिजिट कैसे बताते हैं। अगर कोई हमारे पास बहुत बड़ा एडिशन दे दिया, मल्टीप्लिकेशन दे दिया, डिवीजन दे दिया, तो कैसे बताएंगे? सबसे बड़ी बात देखो, हमारे पास अगर कोई एडिशन दिया है, ठीक ना, 7 6 प्लस 8 9 6 प्लस 7 6 8 5 6 प्लस 2 6 8, अगर एडिशन है तो सबके लास्ट अंक को क्या करो? ऐड कर दोगे। 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 8, ऐड करो 6 6 12 6 18 8 26, तो यूनिट डिजिट क्या आया? 6 आया। तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा? 6 आएगा। ठीक, 7 6 इंटू 8 5 इंटू का 6 2 इंटू का 8 5। ठीक, अगर मल्टीप्लाई दिया है तो सिंपली सा इसके सारे का यूनिट प्लेस का मल्टीप्लाई कर लो। 6 5 जा 30, 30 में 2 से करोगे कितना होगा? 60, 60 में 5 से करोगे कितना होगा? 300। तो इसका यूनिट प्लेस कितना आ रहा है? 0। यूनिट प्लेस कितना आ रहा है? 0। अब देखो एक बात, अगर तुमसे देता है 7 6 8 इंटू का 0 इंटू का 5 इंटू का 8, गैप दे देता है, 100 टाइम्स कुछ कर देता है, यहाँ पे 0 दिख गया ना। अगर 0 से किसी भी संख्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, तो इसका यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा? 0। ठीक, तो आपको कभी भी देता है, ठीक ना, एडिशन दे, मल्टीप्लिकेशन दे, ठीक, तो आप बस उसके यूनिट प्लेस को क्या करते हो? क्या करते हो? मल्टीप्लाई कर देते हो। क्या करते हो? मल्टीप्लाई कर देते हो। ठीक, इसके बाद देखो और भी एक यूनिट प्लेस का कंसेप्ट आता है। ठीक, जैसे हमारे पास कोई भी नंबर हो, जैसे हमारे पास एक नंबर दे दिया, सुनो, जैसे हमारे पास 761 दे दिया, अगर इसका बोल दिया कि 75 बार ले जाना है। ठीक, तो एक बात देखो भैया, अगर 1 दिया है, 1 का कितना भी पावर करोगे उसका मान क्या आएगा? 1। तो देखो कोई भी संख्या हो उसका पावर कुछ भी हो, अगर उसके यूनिट प्लेस पे 1 हो तो उसका मान क्या आता है? 1। ठीक, अगर देखो कोई भी संख्या हो उसके यूनिट प्लेस पे 6 को, उसका पावर कुछ भी हो तो उसका भी मान क्या आता है? 6। यहाँ पे कुछ भी पावर हो जाए उसे हमें मतलब नहीं है, क्योंकि 6 का देखते हो ना, 6 का कितने बार भी, एक बार भी पावर करो 6, 6 का 2 बार भी पावर करो 36, 6 3 का 3 बार भी करो 216, यहाँ पे भी 6, यानी 6 का कोई यूनिट प्लेस अगर आता है तो चेंज नहीं होता है। ठीक ना, तो 1 हुआ, 6 हुआ। अगर देखो 5 का भी होता है, 5 का 1 करोगे 5, 5 का 2 करोगे 5 25। ठीक ना, तो 5 के पावर भी, अगर कुछ भी संख्या का 5 का पावर कुछ भी आता है तो उसका भी यूनिट प्लेस क्या आता है? 5। ठीक, अगर देखो 7 का 6 का हो गया, 7 का 8 का वैरी करेगा, 8 का स्क्वायर 8 64, 9 का भी वैरी करेगा। ठीक, तो ये जो 3 अंक हैं, 1 है, 6 है और 5 है, इनके अगर कोई भी संख्या है, अगर यूनिट प्लेस पे ये सारे अंक हैं, इनका पावर कुछ भी दिया है तो 1 का 1 ही आएगा, 6 का 6 आएगा, 5 का 5 ही आएगा। और देखो किसी भी संख्या के लास्ट यूनिट प्लेस पे 0 है, इसका पावर कुछ भी करोगे तो इसका 0 ही आएगा। ठीक, तो ये सारे आपको याद रखने हैं। ठीक ना, उसके बाद और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, उसको हम आपको अगली वीडियो में समझाएंगे। ठीक, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी इस चैप्टर का हम क्वेश्चन आंसर कॉन्सेप्ट करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ठीक, एंट्रेंस कॉर्नर से लेकर सेल्फ प्रैक्टिस लेकर सब कुछ क्लियर करेंगे। तो फ्रेंड्स जितने भी बच्चे हैं जो चैनल पे नए हो, चैनल के साथ जुड़ जाओ। अगर आपके मन में कोई भी डाउट बचता है तो आप हमसे पर्सनली पूछ सकते हो। ठीक, अब हम आपको सारे हर टाइप के क्वेश्चंस कराएंगे। ठीक, और एक हम आपको अलग से एक वीडियो बनाएंगे हर चैप्टर का, जो आपको इतना हेल्प करेगा कि आपके एग्जाम में उससे बाहर का एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। सो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल के साथ जुड़ जाओ, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ो। थैंक यू, जय हिंद।